जिंदगी बहुत लंबी है और उस जिंदगी के अंदर हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। कुछ कड़वे, कुछ खट्टे, कुछ तीखे। लेकिन इतनी भी बड़ी जिंदगी नहीं है कि जहां पर हम सभी अनुभवों के साथ जिया जाए। और इसीलिए अनुभव कहते हैं ना कि अनुभव एक शिक्षक होता है और इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं। तो जिंदगी इतनी छोटी है कि इन सभी शिक्षकों को तो जिंदगी में जीने के लिए हमें सारे चीजों का आना सभी तो जिंदगी के अंदर हमें जो अनुभव मिलते हैं, हमें जो शिक्षा मिलती है, उसके आधार पर हम जिंदगी को जीते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी छोटी है कि हम हर चीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षा देने वाला कोई हमें आगे से ये बताए कि अगर ये करने से अच्छा होगा, ये करने से ठीक नहीं होगा, तो ये बेहतर होता है। पर हर पल ऐसा कोई शिक्षक हो या ऐसा कोई मार्गदर्शक हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए हम हमारी चैनल पे छोटी छोटी कहानियों के तौर पे कुछ ऐसे अनुभव और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अनुभव दूसरों के द्वारा जो किया गया हो, उसको कहानियों के तौर पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप समझ पाए, आप अपनी जिंदगी के साथ उसको रिलेट कर पाए और आपको पता चले कि किस सिचुएशन में किस तरीके से बर्ताव करना है। और इसी का कड़ी के अंदर हम कहानियों के रूप में जो बोध मिलता है, इसी के लिए हम इस चैनल का नाम बोधपाठ रखा है। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बलिदान मातृत्व की कहानी, मदर स्टोरी। मैं एक डॉक्टर हूँ और आज मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन है। एक डॉक्टर के रूप में मैंने कई गर्भवती महिलाओं का इलाज किया है और जब भी मैं प्रसव कक्ष में होती हूँ तो मैं भगवान से सभी माताओं की रक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ। नए जीवन को दुनिया में लाने वाले इस पवित्र काम में होने वाली पीड़ा में एक महिला का दर्द असहनीय होता है और इसमें सिर्फ 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखना ही शामिल नहीं होता है, बल्कि एक नए जीवन का जन्म भी होता है। आज हम फुट फुट कर रोए। हमने एक महिला को, एक माता को खो दिया। हम भगवान को इसलिए तो याद नहीं करते, बल्कि इसमें भगवान को पूछते हैं कि इस महिला को ऐसी हालत में क्यों डाला। वह 14 साल तक बच्चे पैदा करने से वंचित रही और हमने इंजेक्शन और कृत्रिम गर्भधान सभी सहित उपचार आजमाए। अंततः ईश्वर की इच्छा से उसने चिकित्सा और विज्ञान के सभी नियमों का पालन किया, भले ही उसके अंडाशय पर एक बड़ा ट्यूमर हो। जब वह गर्भवती थी तो यह ट्यूमर पिघलना शुरू हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। प्रसव के समय उसके पति उसके पास दौड़े और बच्चे के लिए अपना सारा काम छोड़ दिया और 7 घंटे तक प्रसव पीड़ा में उनके साथ रहे, जब तक कि हमने पेट काटने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया और मुस्कुराए और फिर चल गए। माँ की मृत्यु हो गई और बच्चा जीवित रहा। उसकी मृत्यु की खबर से उसका पति बेहोश हो गया। ये खुशी का दिन त्रासदी में कैसे बदल गया। कृपया महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि वे आपको एक नया जीवन देने के लिए मर रही है। वो उस असहनीय दर्द से गुजरती है जो 9 महीने तक चलता है और घंटों तक प्रसव पीड़ा सहते हैं और अपने बच्चों को पालने में लंबी रातें बिना सोए बिताती है। यह सबसे बड़ा बलिदान है। यदि आप किसी भी कारण से अपनी माँ से बात नहीं करते हैं या नाराज है तो कृपया अभी जाकर उसके संपर्क करें। महिलाओं के प्रति अपना प्यार दिखाएं और उनका सम्मान करें। दोस्तों, ये माँ के लिए बहुत बड़ा बलिदान होता है, इनका सम्मान करें। एक बार एक पति और मनोवैज्ञानिक के बीच बात हो रही थी। मनोवैज्ञानिक ने कहा, मिस्टर सलीम, आप जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं? पति ने कहा, मैं एक बड़े बैंक में अकाउंट के रूप में काम करता हूँ। मनोवैज्ञानिक ने कहा, और आपकी पत्नी क्या कर रही है? पति कहे, अरे सर, वह काम नहीं करती, वह केवल एक गृहिणी है। मनोवैज्ञानिक कहे, आपके परिवार के लिए सुबह का नाश्ता कौन बनाता है? पति कहे, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मेरी पत्नी, क्योंकि वह काम नहीं करती।
मनोवैज्ञानिक ने कहा, आपकी पत्नी नाश्ता बनाने के लिए कितने बजे उठती है? पति कहे, वह सुबह लगभग 5 बजे उठती है, क्योंकि नाश्ता बनाने से पहले वह घर की सफाई करती है। मनोवैज्ञानिक ने कहा, आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? पति ने कहा, ये जिम्मेदारी मेरी पत्नी की है, इसलिए वो ही उन्हें स्कूल ले जाती है और लाती भी है, क्योंकि वह काम नहीं करती। मनोवैज्ञानिक ने कहा, अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के बाद वह क्या करती है? पति ने कहा, वह बाजार जाती है, फिर खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए घर वापस आती जाती है। मनोवैज्ञानिक ने कहा, शाम को ऑफिस से घर वापस जाने के बाद आप क्या करते हैं? पति कहे, आराम करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन के काम के कारण थक जाता हूँ। मनोवैज्ञानिक कहे, फिर आपकी पत्नी क्या करती है? पति ने कहा, वह भोजन तैयार करती है, हमारे बच्चों को परोसती है और मेरे लिए भोजन तैयार करती है और बर्तन साफ करती है, घर की सफाई करती है और फिर बच्चों को सुलाती है। आपको क्या लगता है, उपरोक्त कहानी में से कौन अधिक काम करता है? आपकी पत्नियों की दिनचर्या सुबह से लेकर देर तक रात तक चलती है और आप बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि वो काम नहीं करती। हाँ, गृहिणी होने के लिए पढ़ाई के सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि ऊंचे पद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका, उनका हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी पत्नियों की इज्जत सराहना करें, क्योंकि उनके बलिदान अनगिनत है। माँ बेटे की एक मज़ेदार कहानी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को आलू की टिक्कियाँ बनाएंगी। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। नितिन बीच में बोल पड़ा, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपने पसंद की चीज़ों जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। सुनीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर अनीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। नितिन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो सुनीता को आवाज़ लगाता है, नीता, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही। नीता खाना खाते खाते ही उठने वाली है। अलमारी के ड्रॉअर में देखो, नितिन कहता है। नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक देती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से नितिन की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नितिन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तरह नहस कर दिया होता है। नितिन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपने ठिकाने पर मिलती ही नहीं है।
इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो नितिन से पूछती है कि क्या कर रहे हो। नितिन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फाइल निकालकर नितिन के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया। नितिन उल्टा नीता को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी किया है, यहाँ काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका नितिन को पता नहीं होता। अब माँ और नितिन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब नितिन नींद से जागता है तो नीता को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहता होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। नितिन फ़ोन निकालकर नीता को कॉल करने लगता है, तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। नितिन फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहता होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना मैं भी पीऊँगी। बेमन से नितिन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। नितिन को लगता है कि माँ उसे रोककर को चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। नितिन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीता जो चाय बनाती है उससे तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नीति माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। माँ फिर से नितिन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। नितिन कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। नितिन अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। नितिन ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता है। नितिन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि नितिन ने दाल रोटी बनाई है। माँ नितिन से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। नितिन कहता है, माँ, यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहा हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाना खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। नितिन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। नितिन खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है।
फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और नितिन से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। नितिन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से नितिन के मुंह पर परेशानी साफ दिखती जा सकती है। नितिन को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह नीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीता के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब नितिन को चादर ओढ़ आने के लिए कहती है। उसके बाद जब नितिन रूम से जा रहा था तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे नितिन खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नीता उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीता कभी माँ के घर गई नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह नितिन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। नितिन नीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। नीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? नीता पूछती है, ऐसा क्यों? नितिन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।